हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। तो आज मैं आपके साथ एक उत्तराखंड ज्योग्राफी का नया टॉपिक लेके आया हूं, जहां पे हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के नदी तंत्र के बारे में। उत्तराखंड का नदी तंत्र से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और उत्तराखंड का नदी तंत्र बहुत बड़ा है। और जिस हिसाब से यूके ट्रिपल एस से जो क्वेश्चन पूछता है, तो छोटी छोटी नदियाँ या गाढ़ गदेरे यानी कि जो उत्तराखंड में छोटी छोटी नदियों को गढ़वाली भाषा में बोला जाता है गाढ़ गदेरे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपके साथ एक नया टॉपिक लेके आए हैं, उत्तराखंड नदी तंत्र। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड होती है सबसे पहले आपके पास का नोटिफिकेशन आ सके। इसके साथ ही आप टेलीग्राम का लिंक आपको दिया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपके पास करंट अफेयर से रिलेटेड यानी कि जो अपडेट न्यूज़ होती हैं, या जैसे कि गढ़वाली परंपराओं से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है, या कोई भी शब्द होता है, तो उससे रिलेटेड या नई नई करंट अफेयर जो मैं आपके पास वहाँ पे उत्तराखंड की योजनाएं, करंट अफेयर सभी चीज़ें वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत दिनों के बाद वीडियो दे रहा हूँ, और जो वीडियो जो है ये थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम आज अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो वीडियो है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके पास वीडियो, लगभग 2 हफ्ते के बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपके लिए सॉरी, और चैनल पर आप दोबारा आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम है वो नवंबर में अपर पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम है, और साथ ही सुबह ऑफिस की वजह से मैं वीडियो के लिए टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा आपको फिर भी वीडियोस उपलब्ध कराने की। तो हम ये जो वीडियोस हैं ये अलग अलग पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आज आपके पास अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में, फिर मैं आपके पास भागीरथी, फिर यमुना नदी तंत्र के बारे में, फिर काली नदी तंत्र के बारे में, फिर पश्चिमी रामगंगा नदी तंत्र के बारे में। तो लगभग 4 से 5 वीडियोस में ये आपका टॉपिक कवर होने वाला है, और बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए, सीखने के लिए मिलने वाली है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप सीरियल से तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड नदी तंत्र के बारे में। तो उत्तराखंड नदी तंत्र जो है वो प्रवाह की दृष्टि से देखें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया, यानी कि जो आपके पास गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र और काली नदी तंत्र में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड की जो प्रमुख धाराएं जो हैं, जो पंच धाराएं, या हम कह सकते 5 प्रमुख नदियां जो हैं, जो पंच प्रयाग बनाती हैं, सीधे सीधे ट्रैक है, जो पंच प्रयाग बनाती हैं उनको आप याद रखिएगा। वही आपकी 5 प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी होगी आपके पास? जैसे आपके पास अलकनंदा होगी, भागीरथी हो गई, मंदाकिनी, पिंडर और नंदाकिनी 5 प्रमुख नदियां ये मानी जाती हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड भी हम आगे बात करेंगे। तो गंगा जो है हमारे पास, यानी कि अलकनंदा नदी तंत्र के बारे से पहले हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी आप सभी लोग जानते हैं कि गौमुख से निकलती है। ठीक है, गंगोत्री, जहाँ से उसको भागीरथी के नाम से आती है, और ये देवप्रयाग में आकर जो है अलकनंदा से मिल जाती है, जहाँ से इसका नाम फिर उसके बाद गंगा पड़ता है। तो जो गंगा नदी तंत्र जो है, तो गंगा नदी तंत्र हम कह सकते हैं, जो पूरा गंगा नदी तंत्र है उसके जो है ये उप प्रवाह तंत्र हैं, जिनको हम अलकनंदा नदी तंत्र और भागीरथी और नयार या काली नदी तंत्र जो होते हैं, इन सबको हम उसके उप प्रवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं गंगा के उप प्रवाह तंत्र यानी कि अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वो सारे के सारे आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें, सारे अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहें। ठीक है, तो अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में, अलकनंदा नदी तंत्र की बात करेंगे तो तिब्बत सीमा पर जो है, यानी कि जो चीन तिब्बत सीमा पर, या हम कह सकते उत्तराखंड और तिब्बत सीमा पर एक पर्वत पड़ता है, सतोपंथ पर्वत। ठीक है, सतोपंथ पर्वत जो है, यहाँ पर एक झील है जिसको हम सतोपंथ झील या क्षीर सागर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसी के पास एक कुंड है जिसको हम जो यहाँ पे सतोपंथ झील है, तो वहाँ पे कहते हैं, इसके पास जो कुंड है जहाँ पर सूर्य कुंड और चंद्र कुंड है, तो 3 कोनों वाला कुंड भी इसको बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने यहाँ पर तपस्या की थी। तो इसी के पास सतोपंथ झील यानी कि क्षीर सागर के पास ही है सतोपंथ ग्लेशियर,
और दूसरी साइड जो है दूसरा आता है भागीरथी खर्क ग्लेशियर, यानी कि भागीरथी खर्क ग्लेशियर, ठीक है। और इससे थोड़ा नीचे अगर हम आते हैं तो एक और ग्लेशियर पड़ता है जहाँ से अलकनंदा जो है अपने स्वरूप में आती है, जिसको बोला जाता है अलकापुरी बांक ग्लेशियर। तो अलकापुरी बांक ग्लेशियर, भागीरथी ग्लेशियर और सतोपंथ ग्लेशियर, इन सभी का जल लेते हुए या इन सभी ग्लेशियर से जो जल आता है वो यहाँ से अलकापुरी बांक यानी कि अलकापुरी बांक नामक स्थान से अलकनंदा अपने पूर्ण स्वरूप में आती है। तो यदि आपके पास क्वेश्चन कभी बन जाता है वहाँ पर आपके पास सतोपंथ ग्लेशियर नहीं दिया हुआ, सतोपंथ झील नहीं दिया है या अलकापुरी बांक भागीरथी खर्क कुछ भी दिया हुआ, तो वो भी आपका आंसर सही होगा क्योंकि वहाँ से भी जल लेकर आती है, ठीक है। तो यहाँ से अलकापुरी बांक में जब होती है, यहाँ से अपने स्वरूप में जो होती है अलकनंदा नदी जो है वो आगे बढ़ती है। सबसे पहले यहाँ से जब आगे बढ़ती है तो इससे कुछ दूरी पर आने पर जो है इसमें एक झरना जो है वो आकर मिल जाता है, जिसको बोलते हैं वसुंधरा जलप्रपात। वसुंधरा जलप्रपात अलकनंदा नदी पर बहता है और बना हुआ है और 112 मीटर का ये 112 मीटर ऊंचा ये जलप्रपात माना जाता है। अलकनंदा वसुंधरा जलप्रपात का जल लेते हुए आगे बढ़ती है और पहुंचती है सबसे पहले केशव प्रयाग में। केशव प्रयाग में यहाँ पर एक नदी जो होती है जो कि सरस्वती नदी का संगम यहाँ पे हो जाता है अलकनंदा नदी से। सरस्वती नदी के बारे में हम बात करें तो सरस्वती नदी जो है वो कामित पर्वत है, माणा के पास कामित पर्वत है, वहाँ पर एक स्थान है रत्ताकोना और वहाँ पर एक झील है देवताल झील। तो देवताल झील से ये निकलती हुई आती है और ये केशव प्रयाग में यानी कि माणा के पास केशव प्रयाग में ये आके अलकनंदा से मिल जाती है। माणा गांव यानी कि जहाँ पर आपके पास वेद व्यास गुफा है, गणेश गुफा, मुचकुंद गुफा यहाँ पे हैं और सरस्वती नदी पर ही जो है भीम पुल है। यानी कि जब कहते हैं कि स्वर्गारोहिणी की यात्रा पर जो जा रहे थे, यानी कि पांडव जब स्वर्गारोहिणी की यात्रा पर जा रहे थे तो इस समय यहाँ पर जो था जो सरस्वती नदी थी वो अपने वेग में थी और जो रास्ता इसमें नहीं था, ठीक है, रास्ता जाने के लिए नहीं मिला, तो भीम ने अपनी गदा जो थी वो पास के पर्वत पर मारी और जो पत्थर जो यानी कि जो पुल जो मिला हुआ जो पत्थर उसको वहाँ पे आर पार रख दिया, जिसको भीम पुल के नाम से जाना जाता है या भीम शिला भी इसको कहा जाता है, ठीक है। स्वर्गारोहिणी जो आपका है वो सतोपंथ के पास ही, इधर आपके पास स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर जो हम कह सकते हैं या स्वर्गारोहिणी जो आपके पास यहाँ पे ट्रैक है, ठीक है। तो यहाँ से कहा जाता है कि जो युधिष्ठिर जो थे वो सशरीर स्वर्ग गए थे, तो सतोपंथ स्वर्गारोहिणी यानी कि सशरीर स्वर्ग यहाँ पे से जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आगे बढ़ते हुए केशव प्रयाग से आगे बढ़ते हुए जो नदी है वो पहुँचती है बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ का मंदिर यहीं पर है, ठीक है, इसके पास ही बद्रीनाथ का मंदिर है जो कि नर नारायण पर्वत के बीच बसा हुआ है, के मध्य में स्थित है। नर यानी कि अर्जुन और नारायण की कृष्ण का अवतार माना जाता है दोनों पर्वतों को। तो इसी के पास यानी कि बद्रीनाथ के पास ही जो यहाँ पर एक नदी और आके मिल जाती है अलकनंदा से, जो कि आती है ऋषि गंगा। ऋषि गंगा जो है वो नीलकंठ पर्वत यानी कि नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई अगर बात करें 6597 मीटर है। नीलकंठ पर्वत से होते हुए ये नदी जो आके मिल जाती है बद्रीनाथ में, ठीक है, जहाँ पर हमें पता है कि क्या है बद्री विशाल यानी कि विशाल बद्री का मंदिर भी यहाँ पर है। और इसको यानी कि बद्री विशाल को विशाल बद्री, विशालपुरी, सारस्वत धाम, योग सिद्धा, मुक्तिप्रदा आदि नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। कामित पर्वत से यानी कि हमने देखा था कि कामित पर्वत से सरस्वती नदी निकलती है। कामित पर्वत की ऊंचाई जो है 7756 मीटर है, जबकि नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई जो है 6597 मीटर है। दो पर्वत और उनकी ऊंचाई भी आपको यहाँ पे मिल गई, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेंगी, सिर्फ नदी ही नहीं बल्कि उससे रिलेटेड बहुत सारी यहाँ पे फैक्ट्स भी जानने के लिए मिलेंगे। नीलकंठ पर्वत जो है इसको शिवधाम के नाम से जाना जाता है और शिवधाम के नाम से प्रसिद्ध है और ट्रैकिंग के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। तो बद्रीनाथ के पास जो है अलकनंदा में एक नदी आके मिल जाती है जिसका नाम है ऋषि गंगा, जो कि नीलकंठ पर्वत से होकर गुजरती है। बद्रीनाथ मंदिर की अगर ऊंचाई की बात करें तो बद्रीनाथ जो है वो समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है या स्थित है। बद्रीनाथ से होते हुए नदी यहाँ से जो होती है और विष्णुप्रयाग तक नदी जो है यानी कि बद्रीनाथ से और विष्णुप्रयाग तक नदी जो है यानी कि जो अलकनंदा नदी को विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। अब यहाँ से बद्रीनाथ से नदी जब आगे बढ़ती है तो पहुँचती है विष्णुप्रयाग में, लेकिन विष्णुप्रयाग में पहुँचने से पहले इसमें छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं जैसे कि खिराऊ गंगा, ठीक है, खिराऊ गंगा जो हो गया। और इसके नीचे आते हुए गोविंद घाट में एक नदी और मिल जाती है जिसको बोलते हैं लक्ष्मण गंगा। लक्ष्मण गंगा जो है वो गोविंद घाट में आके मिलती है अलकनंदा से। लक्ष्मण गंगा दो नदियों से मिलकर बनी हुई है, जो कि आपकी होती है पुष्पावती नदी जो कि
फूलों की घाटी के पास होकर बहकर आती है। और दूसरी है भ्यूंडार गाड। गाड मैंने आपको पहले बताया कि गाड या गदेरे, ठीक है, गाड जो होते हैं छोटे बड़े नदी नाले जो होते हैं या नदियों को जो है गढ़वाले शब्द में गाड कहा जाता है, ठीक है, छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं गाड गदेरे बोला जाता है। तो हेमकुंड से एक नदी निकलती है भ्यूंडार गाड, जिसको हम हेमगंगा भी बोलते हैं। तो हेमकुंड से आते हुए ये और यहाँ से फूलों की घाटी के पास होते हुए पुष्पावती नदी घंगरिया नामक स्थान पर ये दोनों नदियाँ मिलती है। और यहाँ से आगे इसका नाम होता है लक्ष्मण गंगा, जो कि 82 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गोविंद घाट में अलकनंदा से मिल जाती है। यहाँ से नदी आगे बढ़ती हुई मैंने आपको बताया था कि विष्णुप्रयाग में आती है, लेकिन इसके पहले यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे एक स्थान मिलता है पांडुकेश्वर, ठीक है, पांडुकेश्वर हो गया। और यहीं इसी जगह पर यानी कि गोविंद घाट और विष्णुप्रयाग के बीच में यहाँ पर एक परियोजना है जो कि आपकी है विष्णु पगाड़ पीपलकोटी परियोजना, जो कि 440 मेगावाट की यहाँ पर बनी गई है, ठीक है। तो बनी हुई यहाँ पे 440 मेगावाट की तो जो विष्णु पगाड़ पीपलकोटी परियोजना। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि विष्णु पगाड़ पीपलकोटी परियोजना कौन सी नदी पर है? अलकनंदा नदी पर है। और कितने मेगावाट के? 440 मेगावाट की है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए नदी पहुँचती है विष्णुप्रयाग में। विष्णुप्रयाग जो कि पंच प्रयागों में पहला प्रयाग है, जहाँ पर धौलीगंगा और पश्चिमी धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम होता है। तो इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे पहुँची है नदी, कहाँ पर पहुँच गई है? धौलीगंगा में पहुँच गई है, ठीक है, सॉरी विष्णुप्रयाग में पहुँच गई है, जहाँ पर धौलीगंगा के साथ अलकनंदा का यहाँ पर संगम होने वाला है। अब अलकनंदा नदी पर यानी कि पश्चिमी धौलीगंगा पर बहुत सारी यहाँ पे परियोजनाएँ भी हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं जो बद्रीनाथ से अगर थोड़ा आते हैं तो यहाँ पे नीचे जब आते हैं तो चमोली ज़िले में कुन्नुलुन श्रेणी है, कुन्नुलुन श्रेणी है, जहाँ से एक नदी निकलती है, ठीक है। और एक नदी जो आती है और दूसरी यहाँ से ऋषिगंगा जो होती है नंदा देवी पर्वत से होते हुए आती है ऋषिगंगा, और यही आकर मिल जाती है रैणी नामक जगह पर, ठीक है। रैणी नामक जगह के बारे में आपको चिपको आंदोलन से पता होगा, ठीक है, चिपको आंदोलन से हुआ था। तो रैणी नामक के स्थान पर जो है ये नदी आकर मिल जाती है ऋषिगंगा। 7 फरवरी 2021 को यहाँ पर बाढ़ आई थी, जो आपदा जो यहाँ पे आई थी, जिसमें जान मान की बहुत सारा नुकसान हुआ था। और इससे जो ऋषिगंगा विद्युत परियोजना जो थी, जो कि 13.2 मेगावाट की है, प्रभावित यहाँ पर हुई थी, ठीक है, पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। अब यहाँ से ऋषिगंगा आती है और यहाँ पे मिल जाते हैं ये रैणी नामक के स्थान पे, ठीक है। जो आपकी धौलीगंगा जो है यानी कि पश्चिमी धौलीगंगा पे कुल्लू श्रेणी से आती हुई और रैणी नामक के स्थान पर एक नदी मिलती है ऋषिगंगा, और यहाँ से आगे आते हुए धौलीगंगा जो है आगे बढ़ती हुई विष्णुप्रयाग में आके मिल जाती है अलकनंदा से, ठीक है। इसी से नीचे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो एक और नदी जैसे कि गणेश गंगा, कियोगाड़, गिरथी भी जो है इसकी यानी कि पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदी जो है वो आकर मिल जाती है। तो जो पश्चिमी धौलीगंगा है इसमें आपकी जैसे कि मलारी परियोजना, झेलम परियोजना, तैलम परियोजना, लाता परियोजना, ठीक है। और जो ये सब ये आपकी किस पर है? धौलीगंगा पर हैं, ठीक है। मलारी परियोजना, झेलम तैलम परियोजना, लाता परियोजना सभी आपकी किस पर है? धौलीगंगा पर हैं। इसी के बाद धौलीगंगा जब भी नदी मिलती है गणेश गंगा, कियोगाड़, बिरथी जब मिलती है और उससे नीचे हुए आते हैं विष्णुघाट के पास जो है या विष्णुप्रयाग के पास ही इसमें एक और परियोजना है तपोवन विष्णुघाट परियोजना, जो कि 520 मेगावाट की परियोजना है। विष्णुप्रयाग से नदी आगे बढ़ते हुए पहुंच जाती है नंदप्रयाग में, ठीक है, जो दूसरा प्रयाग है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में जो होता है यहाँ पर इसमें एक और नदी का संगम होता है, जो कि नंदाकिनी नदी का संगम होता है। नंदाकिनी नदी जो है वो त्रिशूल पर्वत श्रृंखला की एक पर्वत चोटी है, नंदा घुंघटी पर्वत। नंदा घुंघटी पर्वत 6309 मीटर ऊंची है। तो नंदा घुंघटी से ये होते हुए नंदा घुंघटी जो पर्वत से होते हुए नदी जो है नंदाकिनी नदी आकर मिल जाती है नंदप्रयाग में। नंदाकिनी नदी पर जैसे कि बनाला परियोजना हो गया और राजभक्ति परियोजना जो है वो नंदाकिनी नदी पर बनाई गई हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया है बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नंदाकिनी जो आकर मिल जाती है नंदप्रयाग में। तो नंदाकिनी के बारे में किंवदंती है कि इस नदी का जल जो है वो कभी भी किसी भी देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है, ठीक है। नंदप्रयाग में आने से पहले या विष्णुप्रयाग से नंदप्रयाग के बीच में आते हुए इसमें छोटी छोटी और जो गाड़ या नदियाँ जो है मिलती हैं, जैसे कि बिरही गंगा, ठीक है, बिरही गंगा जो कि बिरथी के नाम जाना जाता है, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा,
इससे आकर यहाँ पे मिल जाती हैं। साथ ही यहाँ पर अलकापुरी में अलकनंदा से एक नदी आके मिल जाती है जिसको बोला जाता है बालखिल्य नदी। तो बालखिल्य जो है वो आपकी कहाँ पर आके मिलती है, अलकापुरी में। बालखिल्य नदी जो है वो तुंगनाथ रुद्रनाथ पर्वत श्रेणी से होके हुए आती है और इसकी बालखिल्य की सहायक नदी है अमृत गंगा। तो बालखिल्य नदी, अमृत गंगा और बिरही गंगा, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा, ये छोटी छोटी नदियाँ जो होती हैं वो विष्णुप्रयाग से नंदप्रयाग तक आते समय अलकनंदा के साथ मिल जाती हैं। अलकनंदा यानी कि नंदप्रयाग से आगे बढ़ते हुए नदी जो हमारी पहुंचती है और तीसरा प्रयाग पड़ता है वो पड़ता है कर्णप्रयाग। ठीक है, तो कर्णप्रयाग में नदी का संगम जब होता है तो कर्णप्रयाग से अगर आते हुए यहाँ पे कर्णप्रयाग में जब आते हैं तो यहाँ पे एक और नदी यहाँ पे मिल जाती है जिसका नाम है पिंडर नदी। पिंडर नदी जो है वो पिंडारी ग्लेशियर जो कि बागेश्वर में स्थित है, पिंडारी ग्लेशियर से होते हुए आती है और कर्णप्रयाग में अपना संगम बनाती है अलकनंदा से। इसकी यानी कि पिंडर की जो सहायक नदी है वो आपका है कफनी गाड़, कफनी ग्लेशियर, ये भी आपका है पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में है और इसी के साथ दूधातोली श्रेणी से आती हुई एक नदी आती है जो आटागाड़ नदी जो आती है वो दूधातोली श्रेणी से आते हुए पिंडर नदी के साथ मिलती है और फिर पिंडर नदी, कफनी गाड़ और आटागाड़ नदी इन सब का जल लेते हुए कर्णप्रयाग में आके मिल जाती है अलकनंदा से। इसी की अगर हम बात करें तो बागेश्वर से जो आती हुई जो नदी है जो पिंडर नदी है, इस पर एक डैम है बढ़ता है, उसको बोलते हैं पाडोली डैम। ठीक है, पाडोली डैम, और इससे जब कफनी गाड़ मिलती है उसके बाद यहाँ पे एक और नदी आके मिल जाती है, नदी मिल जाती है कफनी गाड़ मिलती है पिंडर से। और इसमें जो पिंडर नदी पर जो है वो डैम यहाँ पे बनाए, जैसे कि मालखेत डैम है, बगोली डैम है, ठीक है, और देवसारी डैम यहाँ पे है, देवसारी डैम हो गया, बंगरी डैम हो गया। तो बंगरी डैम, देवसारी डैम, बगोली डैम, मलखेत डैम आदि जो सभी डैम जो हैं वो पिंडर नदी में यहाँ पे मिल जाते हैं, पिंडर नदी में बने हुए हैं। पिंडर नदी को कर्णगंगा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कर्णप्रयाग जो है, कर्णप्रयाग मुख्य रूप से कर्ण जो है उसके नाम पर पड़ा है। कर्ण ने अपने पिता यानी कि सूर्य की यहाँ पे तपस्या की थी और कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण द्वारा कर्ण का यहाँ पर दाह संस्कार भी किया गया है। कर्णप्रयाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पे हैं, जो कि आपका कड़िक तो कर्ण मंदिर है, जो कि एक तरफ कर्ण मंदिर है, ठीक है, संगम के, और दूसरी तरफ जो है वो आपका है उमा मंदिर। ठीक है, उमा शक्तिपीठ मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। कर्णप्रयाग से नदी अब आगे बढ़ते हुए आती है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में एक और बड़ी नदी का यहाँ पर मिलन होता है और ये अलकनंदा में मिलने वाली यानी कि अलकनंदा में बाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है। क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है, मंदाकिनी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि अलकनंदा नदी से कौन सी नदी जो है वो दाएं से आके मिलती है, दाएं से होकर आने वाली जो नदी है वो कौन सी है। ठीक है, तो वो आपकी है मंदाकिनी नदी, क्वेश्चन पूछा गया है। तो मंदाकिनी नदी जो है वो सबसे पहले हम बात करते हैं मंदाकिनी नदी की, फिर हम आगे बात करेंगे और इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो मंदाकिनी नदी जो है केदारनाथ के ऊपर जो है, केदारनाथ के पास ही जो है एक पड़ता है चौराबाड़ी ग्लेशियर, या जिसको हम गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि गांधी जी की अस्थियां यहाँ पे बहाई गई थी। और चौराबाड़ी ताल जो है या चौराबाड़ी ग्लेशियर, चौराबाड़ी ताल, गांधी सरोवर यहीं पर है। ठीक है, जहाँ पर 2013 की केदारनाथ आपदा भी यहाँ पर आई थी। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर का जो ही एक खंड जो था वो चौराबाड़ी ताल में आकर टूट कर गिर गया था, जिसके बाद भयंकर आपदा जो थी उत्तराखंड में आई थी, जो कि सबसे बड़ी आपदा मानी जाती है। गांधी सरोवर या इसको हम चौराबाड़ी ताल भी बोलते हैं। ठीक है, इसी के पास से जो नदी है वो निकलती हुई आती है और ये जो नदी है वो विभिन्न नदियों का जल लेके आती है और मिलती है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से। अब हम बात करते हैं, अगर हम इसकी यानी कि मंदाकिनी, ये आपको मंदाकिनी नदी तंत्र हो जाएगा फिर ये। ठीक है, तो मंदाकिनी नदी तंत्र की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे एक नदी आती है जिसको हम बोलते हैं बासुकी ताल से आती हुई, जिसको हम बोलते हैं काली गंगा और सोनगंगा। तो बासुकी ताल से काली गंगा और सोनगंगा जो आके मिलती हैं, जो कि मिलती हैं सोनप्रयाग में। तो सोनप्रयाग में आपके पास कौन सी नदियों का संगम हो गया, सोनगंगा, सोनप्रयाग, सोनगंगा किसके साथ, मंदाकिनी के साथ। तो मंदाकिनी और सोनगंगा का संगम सोनप्रयाग में। इससे नीचे आते हुए नदी आती है और मिलती है कोटिप्रयाग में। ठीक है, जहाँ पे आपकी कोटिप्रयाग में आपकी काली नदी आके मिल जाती है। काली नदी जो है या काली गंगा जो है, एक तो काली नदी हो गई जो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, वो पढ़ने वाले हैं 252 किलोमीटर, हम बाद में पढ़ेंगे, उसका पूरा नदी तंत्र पढ़ेंगे। लेकिन ये काली गंगा और यहाँ पे है जो कि रुद्रप्रयाग में बहती है और कोटिप्रयाग नामक स्थान पर आकर अपना संगम मंदाकिनी से बनाती है।
इसी के पास जो होता है यानी कि मध्य महेश्वर क्षेत्र से एक और नदी मिल के आती है, जहाँ की मिल कर आती है इसमें, जो मध्य महेश्वर क्षेत्र से जो कि निकलती है मधुगंगा, या उसको हम बोलते हैं हम दूधगंगा। मधुगंगा और दूधगंगा जो है वो मिलकर आके जो मिल जाती है कालीमठ नामक स्थान पर मंदाकिनी से। इससे नदी आगे बढ़ते हुए पहुंचती है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में यहाँ पर रावण गंगा जो है वो मंदाकिनी के साथ अपना संगम बनाती है। इसके बाद नदी आगे बढ़ते हुए जो कि लस्तर नदी जो होती है, जिसको हम अलसतरंगिणी नदी भी जानते हैं, तो लस्तर नदी जो है वो आके मिलती है सूर्यप्रयाग में मंदाकिनी से। और इससे आगे बढ़ते हुए एक और नदी इसमें आके मिलती है अगस्त्यमुनि में, जो किसका नाम है धूलगाड़। धूलगाड़ नदी मंदाकिनी से अगस्त्यमुनि में आके मिलती है, और यहाँ से इन सब का पानी लेकर या इन सब का जल लेकर जो मंदाकिनी जो नदी है वो आके पहुँच जाती है रुद्रप्रयाग में। अब यहाँ पे आपको कितने सारे संगम मिल गए, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे नदियों देखिए, मंदाकिनी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो गई, सोनगंगा, कालीगंगा, मधुगंगा या दूधगंगा, रावण गंगा, लस्तर गंगा या लस्तर नदी, ठीक है। पुनाड़ नदी भी यहाँ पे आके रुद्रप्रयाग के पास आके मिलती है रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी में। धूलगाड़ हो गई, तो ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं मंदाकिनी की, ठीक है। सोनगंगा सोनप्रयाग में संगम बनाती है, कालीगंगा कोटिप्रयाग में संगम बनाती है, मधुगंगा दूधगंगा कालीमठ में संगम बनाती है, रावण गंगा बांसवाड़ा में, और लस्तर या अलसतरंगिणी जो है वो सूर्यप्रयाग में, धूलगाड़ अगस्त्यमुनि में, और पुनाड़ नदी भी इसमें मिलती है, ठीक है। और जो इसका प्राचीन नाम भी है पुनाड़, भी इसको रुद्रप्रयाग को कहा जाता है पुनाड़ नदी के नाम पर। और रुद्रप्रयाग का जो प्राचीन नाम है यानी कि रुद्रालय, रुद्रावर्त या रुद्र क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। कहा जाता है कि नारद जी ने भगवान शिव की यहाँ पर तपस्या की थी, जिसके बाद उनको संगीत शास्त्र की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हुए नदी यानी कि जो आपका देखिए इसमें कोई भी डैम नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना मंदाकिनी नदी पर कोई भी डैम नहीं है, एक ही आपके पास क्लियर हो गया। कुछ ट्रिक ऐसी बनानी पड़ती है जहाँ पे नहीं है, कुछ चीज़ें हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। कल के दिन में अगर कोई इसमें से कोई भी अगर डैम पूछेगा, उसने मंदाकिनी नदी दे दिया इसमें ऑप्शन में, तो एक बार क्लियर हो जाएगी कि मंदाकिनी पे कोई डैम है ही नहीं, तो ऑप्शन से वैसे हट जाएगी। बाकी के तीन आपको देखने पड़ेंगी कि कौन सा ऑप्शन उसमें करेक्ट होगा, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग से नदी आगे बढ़ते हुए पहुँचती है देवप्रयाग में, जहाँ पर कि अलकनंदा के साथ एक नदी जो है न कि जो अलकनंदा है वो बहू के नाम से जानी जाती है, और अलकनंदा सास के नाम से जानी जाती है, और सास बहू के नाम से ये संगम बनाती हैं देवप्रयाग नामक स्थान पर। इसी बीच में यानी कि रुद्रप्रयाग से आते हुए और देवप्रयाग तक इस बीच में दो डैम यहाँ पे पड़ते हैं, जो प्रमुख डैम जो हैं जो कि अलकनंदा नदी पर हैं। पहला है उत्यासू डैम परियोजना, जो कि आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, जो कि अभी जो 1000 मेगावाट का तो था, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे अभी जो इसका जो क्षमता है वो 750 मेगावाट की है। वहीं श्रीनगर जल विद्युत परियोजना है, जो कि आपकी श्रीनगर जल विद्युत परियोजना भी आपकी अलकनंदा नदी पर है, 330 मेगावाट की है। इन सब से आगे बढ़ते हुए नदी पहुंचती है देवप्रयाग में, और देवप्रयाग को जैसे कि इंद्रप्रयाग, सुदर्शन क्षेत्र आदि नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक नदी जो आके मिलती है, जो कि भागीरथी नदी। यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम जो है वो सास बहू के नाम से होता है, ठीक है। भागीरथी नदी जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से होकर आती है और देवप्रयाग में अपना संगम बनाती है। इसकी बात अगर यहाँ पे करें तो देवप्रयाग जो है यानी कि इससे बाद यानी कि जब यहाँ पे मिलती है, दोनों नदियाँ मिलती है, इसके बाद इसका नाम जो होता है वो गंगा के नाम से यहाँ से नदी जानी जाती है। देवप्रयाग के पास ही यानी कि देवप्रयाग में ही रघुनाथ मंदिर है भगवान श्री राम का, जो कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है, आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा बनाया गया था। और देवप्रयाग की बात करें तो देवप्रयाग की स्थापना जो थी वो देव शर्मा तपस्वी नामक तपस्वी के द्वारा बसाया गया था। कहा जाता है कि रावण के वध के बाद पाप मुक्ति के लिए, रावण के वध के बाद जो था पाप मुक्ति के लिए भगवान श्री राम ने यहाँ पर तपस्या की थी देवप्रयाग में, ठीक है। तो देवप्रयाग में आते हुए नदी जो है वो भागीरथी नदी से मिल जाती है, और यहाँ से आगे जो होता है वो गंगा के नाम से जानी जाती है। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा अलकनंदा नदी तंत्र। नेक्स्ट वीडियो में आपके पास भागीरथी नदी तंत्र पढ़ेंगे, जो हम ये पूरा जो तंत्र यहाँ पे मैंने सिर्फ एक नदी बता दी कि भागीरथी नदी, लेकिन भागीरथी नदी में बहुत सारी नदियाँ आके मिल जाती हैं, जो कि फिर गंगा के नाम से फिर आगे बढ़ती है, ठीक है। तो भागीरथी नदी की अलग अलग नदियाँ जैसे कि केदार गंगा हो गया, रुद्र गंगा हो गया, हरिगंगा हो गया, ठीक है, धर्म गंगा हो गया,
और भिलंगना नदी जो होती है जहाँ पर आपका टिहरी डैम है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। आई होप आपने वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखा होगा और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।